कैसे हैं बच्चों? 31st टेस्ट आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट था ये पूरा। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, पढ़िए जरा बहुत ध्यान से, और बहुत आसान सवाल दिया गया, वेरी इजी क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन 2 साल पहले आए भी हैं नीट में, आप पेपर उठा के देखिएगा। कह रहे 5 मोल Ab2, मास इसका कितना दिया गया है? 125 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और 10 मोल लिए हैं A2B2 का, इसका मास दिए हैं 300 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो वैल्यू दी गई है भाई। हमें क्या करना है? हमें इस A और इस B का मोलर मास ज्ञात करना है, मतलब एटॉमिक वेट ज्ञात करना है। ओके, आइए सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। सबको पता है कि फार्मूला होता है मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या मास अपॉन मोलर मास। हमें यहां से मोलर मास निकालना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल M इक्वल टू मोल अपॉन वेट अपॉन मास के। ये होगा मास अपॉन मोल के। मोलर मास इक्वल टू होगा वेट अपॉन मोल के। हमें MAB2 का मोलर मास निकालना है, तो MAB2 का जब आप निकालोगे मोलर मास बेटा, तो इसका वेट दिया गया है 125 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, अपान मोल इसका है 5। ये निकल करके आएगा 25 इंटू 10⁻³ मोलर मास आया। ऐसे ही अगर हम MA2B2 का ज्ञात करें, तो इनका हो जाएगा मास 300 इंटू 10⁻³ अपान 10 मोल है, तो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहां पर अगर आप देखें तो A2B2 का टोटल मोलर मास 30 इंटू 10⁻³ के बराबर है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस M जो मोलर मास है A2B2 का, इसमें 2 मोल A के हैं और 2 मोल B के हैं, तो दोनों के मोलर मास जुड़ करके 30 इंटू 10⁻³ के बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ के, और होगा A प्लस 2B इस वाले का इक्वल टू होगा 25 इंटू 10⁻³ के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सब्सट्रैक्ट कर दें, इसमें से घटा दें इसको। ये लीजिए, ये कटा, ये आ जाएगा A इक्वल टू 30 में से 25 घटाएंगे 5 इंटू 10⁻³ ये A का मोलर मास आ गया। इस A का जो मोलर मास है वो इक्वेशन 2 में या A में किसी में भी आप रख दीजिए, चलिए हम 2 में रख दे रहे हैं। जब इस इक्वेशन में रखोगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ प्लस 2B इक्वल टू होगा 25 इंटू 10⁻³ जब आप यहाँ से 2B निकालोगे तो होगा 25 माइनस 5 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो यही B इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ के। ये मोलर मास ऑफ B आया और ये मोलर मास ऑफ A आया। तो इसमें ढूंढिए 5 है कहीं? यस, 5 इंटू 10⁻³ एंड 10 इंटू 10⁻³ इसमें पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। हम किनारे हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें बेटा।
आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। करे द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। यह है मीथेन। सवाल बहुत गौर से अगर आप देखेंगे, स्थिर माइंड करके देखेंगे तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, कुछ इसमें है ही नहीं है सवाल में। अब अगर आप यहां देखें तो इसमें 1 मोल कार्बन है और प्लस 4 मोल हाइड्रोजन है, तो टोटल मोल कितने हो गए? 5 मोल। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा परसेंट बाई मोल, किसका? कार्बन का। तो कार्बन के मोल कितने हैं? 1 मोल। टोटल मोल कितने हैं? 5 इंटू 100, कितना निकल करके आया? 20% बाई मोल, ये आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा इसमें? ए बी सी डी, इसको सी कहा जाएगा ना कि डी। जो भी होगा ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। 20%। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे 5 लीटर ऑफ एन एल्केन, कोई एल्केन है, ठीक है, इसको बर्न करने के लिए 25 लीटर ऑक्सीजन लग रहा है, ठीक है, और जितने भी वॉल्यूम हैं वो सब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर मेजर किए जा रहे हैं। कह रहे द एल्केन विल बी, वो एल्केन कौन सा होगा ये बताना है आपको। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। बर्न करने के लिए ये ऑक्सीजन लगेगा, ये जला कन्वर्ट हुआ CO2 में और वाटर में। अगर आप यहां पर देखें तो जितने मोल कार्बन के हैं उतने मोल CO2 जनरेट होंगे, और जितना मोल यहां हाइड्रोजन होगा उसका आधा मोल वाटर जनरेट होगा। कितना मोल हाइड्रोजन है? 2n+2, 2n+2 का आधा n+1, इतना मोल यहां वाटर जनरेट होगा। अब यहां ऑक्सीजन कितना होगा? जोड़ लीजिएगा, n इसका और प्लस n+1 का आधा, क्योंकि यहाँ O है और यहाँ O2 है तो O2 का हमें हाफ लेना होगा, n+1/2, यानी हो जाएगा 2n या 2n+1n, तो हो जाएगा 3n+1/2। इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। क्लियर? अब अगर हम इसका एक वॉल्यूम लें तो हमें O2 का कितना लेना पड़ेगा? 3n+1/2 वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसका n वॉल्यूम बनेगा। और अगर ये लिक्विड है तो हम इसको मेजर नहीं करेंगे, अगर ये गैस है तो इसके n+1 वॉल्यूम बनेंगे वाटर के। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी। और जब हम क्लास पढ़ा रहे थे बेटा तो वहां पर हम इनके डायरेक्ट फार्मूले निकलवा दिए थे और आपसे कहे थे कि भैया डायरेक्ट फार्मूले में ही वैल्यू पुट करिएगा, सवाल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक से सवाल तुरंत निकल जाएगा। अब जरा क्वेश्चन आप देखें, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका वॉल्यूम अगर हम एक वॉल्यूम लेंगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा? 3n+1/2 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। V और V यहां से क्या हो गया? कैंसिल, और 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। फार्मूला देखिए हमारे पास क्या निकल करके आया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2/3n+1। ये इक्वेशन हम डेराइव करवाए थे क्लास में। एल्केन के लिए ये इक्वेशन होता है, अगर यही एल्कीन होता तो 2/3n होता, तब 3n+1 ना होता। ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूला बेटा ये एल्केन के लिए है। अगर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 आप लेते, अगर ये एल्कीन लेके चल रहे होते तो 2 होता 3n के। ये किसके लिए है? ये एल्कीन के लिए है।
अगर यही एल्काइन होता तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 2/3n-1 के होता। ये होता फार्मूला एल्काइन के लिए। तो ये तीनों फार्मूले आप कहीं सेव कर लीजिएगा बेटा, और यही लगाइएगा बार 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 बार। डेरिवेशन में डेराइव करने की, कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? हम इसी फार्मूले का यूज करने चल रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा इसका रंग बदल लें भाई। ये देखिए इधर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 2/3n+1। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन देखिए कितना है, 5 लीटर, और O2 कितना लिया जा रहा है, 25 लीटर। 2/3n+1 काट दीजिए, 5 बार गया, 5 दूना 10, 3n+1 इक्वल टू 10 के, 3n इक्वल टू 9 के, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अगर n इक्वल टू 3 है तो CnH2n+2 में अगर आप ये n इक्वल टू 3 रखेंगे तो फार्मूला आ जाएगा भैया C3H8। C3H8 का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। आंसर कौन सा हो जाए करेक्ट, डी। हम किनारे हट जा रहे हैं बिल्कुल, एकदम इधर हट जा रहे हैं, इधर इस तरफ हो जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर। 3.6 मोल ऑफ वाटर में 3.6 मोल ऑफ वाटर में बताना है आपको मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, इस वाटर में, वाटर के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम के अगर हमें मोल निकालना है तो फार्मूला जान लें, मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ कंपाउंड इनटू एक्स ऑफ दैट एटम, यानी उस एटम की एटॉमिसिटी कितनी होती है। अब इसका हमें मोल नहीं चाहिए, इसका हमें मास चाहिए, तो हम इसको मास अपान मोलर मास के टर्म में लिख लेंगे। तो हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन अपान मोलर मास कितना हो जाएगा, 16। इसका मोल दिए हैं 3.6, और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने मोल ऑक्सीजन के होंगे, 1। तो हमें कुछ इसमें करना नहीं है बेटा, चुपचाप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 3.6 इंटू 16, ये निकल करके आ जाएगा 57.6 ग्राम। इसमें चेक कर लीजिएगा आंसर कौन सा निकल कर आ रहा होगा। इसमें आ रहा होगा सेकंड ऑप्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सवाल। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भाई। कह रहे अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, ये चौथे के बाद पांचवा सवाल आ गया ये, ठीक पांचवा ही आएगा भाई। कह रहे अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट इज। ठीक है, अगर आप बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम निकालें, एंगुलर मोमेंटम तो होता है n इंटू एच अपान 2 पाई के। क्लियर? और जहां पर n क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं बेटा, ये 5th ऑर्बिट की। तो 5 इंटू एच अपान 2 पाई, इस 2 से अगर आप भाग देंगे तो 2.5 एच अपान क्या हो जाएगा, पाई। ये आंसर निकल करके आ रहा होगा, ढूंढिए 2.5 एच अपान पाई, कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, सेकंड आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई। कह रहे हैं बेटा अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल डी ब्रॉगली which of the following graph plot represents most appropriate relationship between lambda and
मोमेंटम। दी ब्रागली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा इक्वल टू पढ़ते हैं आप एच अपान किसके पढ़ते हैं, पी के। क्लियर। अब अगर आप यहां लैम्डा में और पी में रिलेशन निकालें और इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, यस, पहला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करें फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स विद लोवेस्ट एनर्जी इज या आर, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब जरा आप ध्यान से देखें, यह है 3px, यह है 3dx²y², यह है 3dz² और यह 4s है। हाइड्रोजन के केस में अगर आप एनर्जी निकालते हैं तो 1 का n इक्वल टू, अगर आप देखें n इक्वल टू अगर आप 1 देखें, ठीक है, 1, n इक्वल टू 2 देखें, n इक्वल टू 3 देखें, n इक्वल टू 4 देखें, तो एनर्जी ऐसे बढ़ती जाएगी। अब इस सेकंड वाले ऑर्बिट में 2s भी होगा और 2p भी होंगे, दोनों की एनर्जी बराबर होगी। इस तीसरे वाले में 3s होगा, 3p होंगे, 3d होंगे, सबकी एनर्जी बराबर होगी। ऐसे इनके केस में आ जाएं, 4s, 4p, 4d, सबकी एनर्जी बराबर होगी। कहने का मतलब क्या है कि इसमें spd तो होते नहीं है, इसलिए सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम टू सेम होगा। ओके, अब जरा ध्यान दें, यहां पर 4s की एनर्जी ज्यादा होगी, 3px की कम होगी, 3d की कम होगी और 3d की कम होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस तीनों p का 3px ले लें, 3py ले लें, 3pz ले लें, इसी में 3d x²y² ले लें, 3dxy ले लें, 3dxz ले लें, 3dz² ले लें, ठीक है। तो 1 2 सबका देखिए x y x z y z, देखिए सबकी एनर्जी क्या है, बराबर होगी। कहने का मतलब क्या है कि B, C और D तीनों की बराबर होगी और तीनों की एनर्जी 4s की एनर्जी से कम होगी। ऑप्शन ढूंढिए इसमें, करें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब इनमें हमें चूज करना है, डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि बी, सी और डी तीनों की एनर्जी मिनिमम होगी और तीनों की बराबर होगी। स्पष्ट। आइए जरा 8वें सवाल पर आते हैं हम लोग। करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, कौन सा क्वांटम नंबर इसमें अलाउड नहीं है। सब में देखिए n इक्वल टू 3 है, तो अगर n इक्वल टू 3 होगा तो l की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2, यानी n इक्वल टू 3 का मतलब कि तीसरे ऑर्बिट में p होंगे, s होंगे, p होंगे और d होंगे। यानी कि अगर n इक्वल टू 3 होगा तो जो l की वैल्यू होगा वो हमेशा एक कम होगा। l की वैल्यू 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। और यहां देखिए n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू भी 3 दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये वाला आंसर क्या हो गया, गलत। और बकिया सारे सही हैं, आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर। आगे जरा देखें, कह रहे द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर सबसे ज्यादा पाए जा रहे होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस बी एक्सिस से जब हम उठेंगे बेटा, इस बी एक्सिस से, तो देखना धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही। यहां पर क्या हुआ, सबसे मैक्सिमम। ऐसे देखिए यहां बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, वाई एक्सिस पे मतलब नीचे माइनस कोऑर्डिनेट पे चल रहे हैं, यहां हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहां और यहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। अब कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड, तो कहां कहां ज्यादा पाए जा रहे होंगे, ए पर और यहां पर
सी पर। ये तो कोऑर्डिनेट है, एक्सिस है, ओके। इस ओरिएंटेशन में ये प्लस है, ये माइनस है। द रीजन ए एंड सी, कह रहे हैं ए और बी पर। अब देखें बी क्या है, ये तो नोड है, सेंटर है, यहां थोड़े इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहां तो जीरो होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। कह रहे साहब सिर्फ सी पर, नहीं साहब। कह रहे सिर्फ ए पर, नहीं साहब, ए और सी पर। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे इफ सी, डायमंड जा रहे हैं ग्रेफाइट में, और इसकी एनर्जी कितनी भैया? x किलो जूल है। और यही कार्बन डायमंड ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर के CO2 बना रहा, y किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। कह रहे ग्रेफाइट से कार्बन डाइऑक्साइड का Z, कह रहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, x, y और Z में रिलेशन क्या होगा? ठीक है, इधर देखना जरा, कार्बन डायमंड से ये कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बन ग्रेफाइट में। इसका जो डेल्टा H है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये x किलो जूल है, प्रोडक्ट के साथ लिखा है, तो जब इसका डेल्टा H आप निकालोगे तो -x हो जाएगा। तो हो जाएगा -x किलो जूल पर मोल। हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हमसे डायमंड से और ग्रेफाइट का बताना है। देखिए x का YZ के साथ रिलेशन देखना है। तो अब डायमंड देखिए कहाँ है, ये देखिए डायमंड यहाँ है। इसको पकड़िए, इसको थोड़ा हम कलर बदल दें ताकि आपको लगे कि हाँ इसको अलग समझाया गया। डायमंड है, O2 के साथ इसको बर्न कराइए, ये CO2 बनाएगा। इसका जब डेल्टा H आप निकालेंगे तो हो जाएगा -y किलो जूल। हुआ? हमें ग्रेफाइट को राइट साइड चाहिए, यहां ग्रेफाइट कहां है? लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो जरा देखना, बर्न कराया गया, CO2 बना, इसका डेल्टा H +Z है तो हो जाएगा -Z किलो जूल, ठीक है। लेकिन हमें इसको क्या करना है? पलट करके इसमें ऐड करना है बेटा, पलट करके। तो जब इसको पलट करके आप ऐड करोगे तो ये जो -Z था क्या हो जाएगा? सीधे +Z हो जाएगा। ये देखना, ये हो जाएगा CO2, O2 और कार्बन ग्रेफाइट। अब ये हो जाएगा +Z। इन दोनों को जरा हम क्या करते हैं? जोड़ दें। तो जब दोनों को जोड़ोगे, यहां देखना CO2 और CO2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये देखना राइट साइड लेफ्ट साइड, ये क्या हो गया? कैंसिल। अब कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट, अब इसका जो डेल्टा H निकालेंगे आप, यह है H1, यह है H2, तो होगा डेल्टा H1 और प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H कितना है? अब यहाँ देखना, हम थोड़ा वाइट कलर कर लें इसका। यह है -x इक्वल टू H1 कितना है? -y, ये हो जाएगा Z। हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा वैल्यू x पॉजिटिव में चल रहा है। तो हो जाएगा x इक्वल टू y माइनस जेड के। चेक कर लीजिए x इक्वल टू वाई माइनस जेड कहाँ आ रहा है? कोई ऑप्शन है इसमें? यस, x इक्वल टू वाई माइनस जेड के। स्पष्ट? क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। इन आइडियल गैस undergoes a cyclic process as shown in the figure। ठीक है। अब यहां पर क्या दिए हैं? इंटरनल एनर्जी में चेंज -5 किलो जूल, हीट दे रहे हैं ए से बी में जाने का 2 किलो जूल, वर्क दे रहे हैं ए से बी में जाने का, सारी वैल्यूज यहां पर दिए गए हैं। कह रहे हैं हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस CA इज। ठीक है, सी से ए में जाने का हमको हीट निकालना है। एक चीज तो आप ये जान लें
ये प्रोसेस कैसा है बेटा, ये साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसमें टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो सदैव जीरो निकल करके आता है। तो हर स्टेप को अगर आप डेल्टा यू जोड़ेंगे तो वो शून्य निकल करके आएगा। हर स्टेप का डेल्टा यू हम यहाँ जोड़ने चल रहे हैं, यहीं पर लिख ले रहे हैं। पहले इसको हम कलर जरा बदल लें भाई। ये देखिए, चलिए यहीं लिख लेते हैं, डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के। ठीक है, अब ए से बी हमें जाना है। क्या डेल्टा यू ए बी डायरेक्ट हमें दे दिया गया है? नहीं साहब, हमें नहीं दिया गया है। क्यों? हमें इसके जगह पर ये दिया गया है। डेल्टा यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू होता क्यू प्लस डब्ल्यू के। ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी, ये देखिए डायरेक्ट दे दिए हैं। कितना दिए हैं, -5 किलो जूल। डेल्टा यू सी ए इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू देखिए हमें दे दिए हैं, कितनी दे दिए हैं बेटा, ये 2 किलो जूल प्लस ये कितना दिए हैं, -5 किलो जूल -5 प्लस डेल्टा यू सी ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब डेल्टा यू सी ए आप निकालोगे तो देखना ये हो गया -3 -5, ठीक है, तो निकल के कितना आ जाएगा, 8 किलो जूल। ये हो जाएगा -3 और -5, 5 दिन कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 किलो जूल। थोड़ा इसको साफ साफ लिख दें, 8 किलो जूल। अब डेल्टा यू सी ए हमें पता चल गया। इस डेल्टा यू सी ए हमें नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि सी से ए प्रोसेस का हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं Q ऑफ सी ए प्लस W ऑफ सी ए इक्वल टू 8 किलो जूल के। हमें देखिए सी ए दे दिए हैं ना ये, तो ये हो जाएगा Q ऑफ सी ए प्लस इसका हीट वर्क देखिए दे दिए 3 किलो जूल इक्वल टू 8, तो Q ऑफ सी ए इक्वल टू हो जाएगा 8 - 3 इक्वल टू 5 किलो जूल। स्पष्ट? तो हीट इस सी से ए प्रोसेस का कितना एब्जॉर्ब हो रहा भैया, 5 किलो जूल। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 किलो जूल पर मोल। एकदम बिल्कुल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। संभव है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस या तो केमिस्ट्री में या समहाउ फिजिक्स में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाए भैया। कह रहे डेल्टा यू इज इक्वल टू, जरा बताइए, डेल्टा यू इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, अगर हम प्रोसेस एडियाबेटिक ले लें, एडियाबेटिक, तो इस केस में Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जो डेल्टा यू निकल करके आएगा ये होगा वर्क किसके, एडियाबेटिक प्रोसेस के। स्पष्ट? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कब वर्क के बराबर होगा, तो प्रोसेस कौन सा होगा भैया, ये एडियाबेटिक प्रोसेस। स्पष्ट? एडियाबेटिक वर्क के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, सल्फर प्लस 3/2 O2 SO3 बन रहा है और 2x किलो कैलोरी हीट इसमें जनरेट हो रहा होगा। ऐसे SO2 हाफ O2 लेकर के SO3 बन रहे, y किलो कैलोरी हीट जनरेट कर साहब, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। SO2 का हमें फॉर्मेशन चाहिए। अगर हमें SO2 का फॉर्मेशन चाहिए तो हम देखिए सल्फर को ले लें और O2 को ले लें। इस रिएक्शन का हम डेल्टा H ज्ञात करें, कितना निकल करके आएगा। अब हमें राइट साइड में SO2 चाहिए। हमारे यहाँ देखिए इधर लेफ्ट साइड में SO2 है, तो अगर हम लेफ्ट साइड में SO2 रखेंगे तो इसका डेल्टा H -y आया है, क्योंकि यहाँ प्लस y दिए हैं ना, डेल्टा H हो जाएगा -y।
जब इसको आप पलटोगे तो हो जाएगा, इधर देखना, पलट देते हैं। अब इसका देखिए डेल्टा एच जो निकल कर क्या आ रहा है बेटा, ये -y किलो कैलोरी है। जब इसको आप पलटोगे तो हो जाएगा SO3, ठीक है, ये हो गया SO2 हाफ O2। अब डेल्टा जो इसका -y था कितना हो जाएगा इसका, +y किलो कैलोरी। इसको एज इट इज रख दीजिए क्योंकि हमको सल्फर चाहिए राइट साइड में, ठीक है। तो हो जाएगा सल्फर +3/2 O2, ये बना SO3। इसका जो डेल्टा एच होगा, देखिए ये +2x किलो कैलोरी है ना, तो जब इसका डेल्टा एच निकालोगे तो होगा -2x किलो कैलोरी। इसको एज इट इज रखना होगा, -2x किलो कैलोरी। आप इनको जरा जोड़ दीजिए दोनों को उठा करके। जब आप जोड़ोगे देखिए SO3 यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल। ये हो जाएगा सल्फर 3/2 O2 हाफ O2, तो यहाँ बचा 1 O2 और ये बना क्या, SO2। अब इसका जब डेल्टा एच आप निकालोगे बेटा, तो इसका जब आप डेल्टा एच निकालोगे तो हो जाएगा -2x + y, या कह सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू y -2x के। आप ढूंढिए इसमें डेल्टा एच इक्वल टू y -2x के। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, डेल्टा एच इक्वल टू y -2x के। क्लियर। 14th क्वेश्चन देखें, कह रहे लैटिस इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl आर 788 किलो जूल पर मोल एंड 4 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कह रहे द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ NaCl, यही आपको बताना है, हाइड्रेशन इंथैल्पी। सबको ये बात पता है कि अगर हम डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन निकालें किसका, NaCl का, तो होगा डेल्टा एच ऑफ लैटिस इंथैल्पी और प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दें इधर, यहां पर हमें सॉल्यूशन का डेल्टा एच दे दिए हैं, कितना दिए हैं, 4 किलो जूल। लैटिस इंथैल्पी हमें दे दिया गया है, कितना दे दिया गया भैया, 788 किलो जूल। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी पूछ रहे हैं। तो जब हम हाइड्रेशन इंथैल्पी निकालेंगे बेटा, ठीक है, तो हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी इक्वल टू हो जाएगा -788 + 4 किलो जूल। ये हो जाएगा 784 माइनस इतना किलो जूल। चेक कर लीजिए, -784 किलो जूल किस में आ रहा है, सी वाले आंसर में आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब, दिख रहा है बिल्कुल साफ एकदम, दिख रहा होगा भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे देखें जरा भाई। कह रहे हैं फॉर द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा सोल्यूशन भैया, इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है कि स्ट्रांग है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसका मतलब पूरा टूट नहीं रहे होंगे। इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KeQ है, फार्मूला कौन सा है, A2B3 है। ये है A2B3, टूट रहा होगा ट्वाइस ऑफ A +3 में और थ्राइस ऑफ B -2 में कन्वर्ट हो रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कंसंट्रेशन हम इनका C ले रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 2C अल्फा 3C अल्फा C इंटू 1 - अल्फा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। इधर जरा आ जाएं, जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो हो जाएगा 2C अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3C अल्फा का क्यूब अपान C इंटू 1 - अल्फा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 - अल्फा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा,
अल्फा बहुत कम होगा तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर अल्फा कम होगा तो 1 माइनस अल्फा को हम क्या मान सकते हैं, सीधे 1 मान लें। कैंसिल करने से अच्छा इसको 1 लिख दो, 1 लिख दीजिए, ठीक है। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से लोगे बेटा तो हो जाएगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 डॉट अल्फा का पावर 2 प्लस 3 और सी का पावर 2 प्लस 3 अपान सी। बोलिए होगा? बिल्कुल होगा। अब जरा इधर आ जाएं, इस तरफ। यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 108 इंटू अल्फा का पावर 5 और सी का पावर 5 और सी का पावर ऊपर चला जाएगा -1, ठीक है। तो सीधे हो जाएगा ये सी का पावर 4। क्लियर? अब जब आप यहां से अल्फा निकालोगे तो हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपान 108 सी का पावर 4। और जब आप यहां से 5 हटाओगे, इसको हटा दीजिए यहां से, चलिए यहां लिख लीजिए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपान 108 सी का पावर 4 का पावर 1/5। क्लियर? डायरेक्ट आप फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएं तो आप जैसे AX/BY अगर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकल करके आएगा भैया सीधे x का पावर x, y का पावर y, अल्फा का पावर x प्लस वाई और c का पावर x प्लस वाई -1 होगा। ये हमेशा फार्मूला याद रखिएगा। डायरेक्ट x प्लस वाई में से देखिए एक आप घटाए ही तो थे, x प्लस वाई में से एक आप माइनस कर दिए थे। ये किसके लिए? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए। ये फार्मूला बेटा एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। इस फार्मूले देखिए x का पावर x, y का पावर y, अल्फा का पावर x प्लस वाई और c का पावर x प्लस वाई -1। इसको आप लिख लीजिएगा फार्मूला, कहीं डायरेक्ट सीधे आप उठाकर इसमें पुट कर दीजिएगा। आप रखिए वैल्यू, भी आंसर आ जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन पर चले। कह रहे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्जिबल रिएक्शन 2A 2B प्लस C, जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है पहले वाले का और दूसरे वाले का है ये K2, और K2 जब किए वो तो 3/2 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2A है, ठीक है, और ये है 2B और प्लस C। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1, ठीक है। हमने इसमें क्या करा, इसी इक्वेशन में 3/4 से 3/4 से क्या कर दिया इन्होंने? मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 3/4 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहां जरा देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 2A इंटू 3/4, ये गया 2B इंटू 3/4 प्लस 3/4 इंटू C। तो जब आप इसका K2 निकालोगे ना तो ये होगा K1 का पावर 3/4 हो जाएगा, क्योंकि जितने से आप मल्टीप्लाई करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल करके आएगा उतना पावर पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर लद जाता है। अब आप कहीं से आप जो गुणा किया गया, आप देखिए इसको जरा काट लीजिए, ये हो जाएगा 3/2 A, ये हो जाएगा 3/2 B और प्लस 3/4 C। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 3/4 हो जाएगी। ये सब आपको क्लास में पढ़ाया गया है बेहतरीन तरीके से, समझा करके। यहाँ तो डायरेक्ट सवाल सॉल्व किए जा रहे हैं क्योंकि हमें 45 क्वेश्चन तक चलना है बेटा। अगर थोड़ा सा स्पीड नहीं रखेंगे
तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए K2 इक्वल टू K1 का पावर 3/4। इसमें ढूंढिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होकर के आ रहा होगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे आए। करें फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन A2 जा रहे हैं B में, द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये A और B विद टाइम इज गिवन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कहाँ स्टेब्लिश होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पर क्या हो गया? A इक्वल टू किसके हो गया? B के। इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा और गौर करें, देखिए ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये नीचे की तरफ भाग रहा है। यहाँ पर भी देखिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का लगातार घट रहा है, और इक्विलिब्रियम कहीं नहीं आ रहा क्योंकि रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर नहीं हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे इन द फिगर शोन बिलो रिएक्टेंट ए रिप्रेजेंटेड बाई स्क्वायर इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सर्किल। कह रहे साहब ये ए है और ये बी है। ए जो है किस में है? स्क्वायर में है। तो अगर ए स्क्वायर में है बेटा, ये देखना ये ए है, ये सब ए है। गिनिए ए कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो ए के 6 मोल हो गए, ठीक है। और जरा बी गिनिए कितने मोल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके कितने मोल हो गए? 11 मोल। हमको क्या बताना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालोगे बेटा इस रिएक्शन का, तो जरा बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना निकल करके आ रहा होगा? चेक करिए जरा। जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका निकालोगे तो हो जाएगा बी का कंसंट्रेशन अपान ए का कंसंट्रेशन। बी कितना भैया निकल करके आया है? 11 मोल। और ए कितना है? 6 मोल। तो 11 में अगर आप 6 से भाग देंगे, अगर ये 12 होता तो डायरेक्ट 2 बार जाता ये, लेकिन ये 11 है तो 2 से कुछ कम होगा, 1.8 निकल करके आ रहा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्लियर हुई बातें? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं। देखें जरा सवाल। कह रहे हैं द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग इज। इसमें इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है? डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा जा रहा है? किरचॉफ इक्वेशन पीछे आपको पढ़ाया गया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 लॉग बेस 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगा यानी मोर देन 1 होगा, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तब उस केस में डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? 0। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू लेस देन 1 ले लेंगे यानी निगेटिव ले लिए, तो निगेटिव निगेटिव गुणा करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव यानी मोर देन 0। जरा बताइए, अगर हम के की वैल्यू लेस देन 1 करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मोर देन 0 आएगा ना, कि लेस देन 0 आ जाएगा? आपके सामने लिखा मोर देन 0, इसका मतलब कि डी वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। स्पष्ट? क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं।
कह रहे एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl विद pH इक्वल टू 1। pH कितना भैया इसका 1 है, ठीक है। इज डाइल्यूटेड बाई एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर इसका pH 1 दिया गया है, इट मीन्स H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻1 मोलर के है। कन्फर्म? सबको ये बात पता है कि M1V1 इक्वल टू M2V2 के। कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 था, वॉल्यूम उस समय V था। अब फाइनल कंसंट्रेशन कितना निकल करके आएगा और वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा 2V, यानी पहले V था, अब क्या हो जाएगा जस्ट डबल। हम यहां से M2 ज्ञात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 0.1 इंटू V अपान हो जाएगा 2V। 10⁻⁻1 को 0.1 लिख रहे हैं, सनकिएगा नहीं भैया, ये आ जाएगा 1/20। यही हो जाएगा फाइनल H आयन कंसंट्रेशन। तो जब आप यहां से बेटा यहां से जब आप ज्ञात करोगे pH इसका, तो pH होगा -log 1 अपान कितना हो जाएगा 20। ये हो जाएगा log 20। log 20 की वैल्यू कितनी आती है 1.3। ओके, तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हेन द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन H आयन चेंजेस बाय फैक्टर कितना 1000 गुना द वैल्यू ऑफ pH ऑफ द सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम H आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएं 10 टाइम्स अगर बढ़ाते हैं तो pH 1 यूनिट घट जाता है। तो अगर हम 100 गुना बढ़ाएंगे तो pH 2 यूनिट घटेगा। अगर हम 1000 गुना बढ़ा देंगे चाइन कंसंट्रेशन तो pH 3 यूनिट डिक्रीज कर जाएगा। डायरेक्ट आंसर भैया, डिक्रीज बाय 3 यूनिट। ये सब सवाल कराए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड। इनमें कौन लुईस एसिड है? इनके पास भी देखिए लोन पेयर है, इनके पास भी लोन पेयर है। ये आयनिक कंपाउंड है, ये लुईस एसिड हो ही नहीं सकते। यही देखिए बी है, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। ये देखिए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में है। कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो जाहिर सी बात है वो लुईस एसिड ही होगा। स्पष्ट? तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, डी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH आयन। ये है OH आयन। अगर हम इनके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इसमें से एक H और हटाएंगे तो हो जाएगा ऑक्साइड आयन। अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो इसमें एक H आयन ऐड करेंगे तो हो जाएगा H2O। तो अगर सवाल पूछा जाए कि OH आयन का कॉन्जुगेट बेस कौन, ऑक्साइड आयन। OH आयन का कॉन्जुगेट एसिड कौन, वाटर। स्पष्ट? तो हमसे कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, इसलिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑक्साइड आयन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन जरा देखें। कह रहे 3 रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H2PO4- आर गिवन बिलो। ठीक है, अब कह रहे साहब इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द एबव डज H2PO4- एक्ट एज एन एसिड। यानी कि किस रिएक्शन में ये जो H2PO4- है H आयन रिलीज कर रहा है। आप देखिए H2PO4- पानी में गया, H आयन रिलीज करा, उस H आयन को पानी ने ट्रैप करा और ये खुद HPO4- में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर क्या कर रहा है, ये H आयन रिलीज कर रहा और वाटर क्या कर रहा है, H आयन ले रहा थी एसिड, और ये क्या बन गए बेस। तो इसी अभिक्रिया में, इसी रिएक्शन में H2PO4- एज एसिड की तरह वर्क कर रहा। तो सिर्फ और सिर्फ किसमें वर्क कर रहा भैया, ये सेकंड वाले में। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड H2A आर 1 × 10⁻⁵ एंड 5 × 10⁻⁻10 रिस्पेक्टिवली। कर सब ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड विल बी। तो जब आप इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है, तो
सीधे आप k इक्वल टू होगा k1 इंटू किसके होगा, k2 के। क्लियर, k1 इंटू k2 के। k1 कितना है 1 इंटू 10 की पावर -5 और k2 कितना है बेटा 5 इंटू 10 की पावर -10। तो सीधे हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -15। कैसे निकला होगा, सबको ये बात पता है कि H2A H प्लस में और HA माइनस में गया होगा, इसका कांस्टेंट K1, और फिर यही HA माइनस टूटे होंगे H प्लस में, और ये हो गया A माइनस माइनस में इसका कांस्टेंट K2। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। H2A का ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट जब आप ज्ञात करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकल करके आएगा वो K1 इंटू K2 के बराबर होगा। K1 इंटू K2 हमने यहाँ पहले ही निकाल लिया है, 5 इंटू 10 टू द पावर -15 के बराबर होगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दर्द कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत कोई दर्द नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे फॉर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट AB2 the equilibrium concentration of A plus and B minus ions are इतना और इतना दिया गया है। कह रहे साहब बताओ इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कितना होगा। तो जब हम KSP निकालेंगे AB2 का ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस का और डॉट कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप कहेंगे सर जी ये कहाँ से निकल करके आया, ये देखना AB2 था टूटा A प्लस में और ट्वाइस ऑफ B माइनस में। स्पष्ट। तो जब आप इसका KSP निकालोगे यहाँ से तो ये A प्लस का कंसंट्रेशन आया और डॉट B माइनस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब जरा बताइए हमको A प्लस का कंसंट्रेशन दिया गया, कितना दिया गया भाई 1.2 इंटू 10 की पावर -4, ओके, और B माइनस का कंसंट्रेशन दिया गया 0.24 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो 6.91 इंटू 10 टू द पावर -12, ये डायरेक्ट आंसर आप निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा होगा। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। द स्टोइकियोमेट्री एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ साल्ट विद द सॉल्बिलिटी कर्व गिवन बिलो इच। अब अगर आप यहां देखें तो y ज्यादा घट रहा है, x कम घट रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन इसमें निकालें x और y में तो हो जाएगा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा y स्क्वायर के, यानी कि x y स्क्वायर इक्वल टू सीधे किसके हो जाएगा भैया, जब यहाँ घटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो सीधे हो जाएगा KSP के। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे KSP निकालोगे तो KSP किसका निकल करके आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो x है और 2y जा रहे होंगे, यानी कि जब इसको आप तोड़ रहे होंगे, ये देखना x y2 ये टूट रहा होगा, x प्लस 2y में जा रहे होंगे, 2y में जा रहे हैं, ये प्लस जा रहा होगा, ठीक है, और ये -1 जा रहे होंगे, -1। ठीक है, तो अब यहां पर जब आप वैल्यू उठा करके पुट करोगे KSP का, तो KSP इक्वल टू होगा x, जरा चेक कर लीजिए x हमारा कितना है, ये 1, ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर -3। y चेक कर लीजिए, ये हो गया 2, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -9। स्पष्ट। अगर स्टीप स्लो जाता है तो y स्क्वायर का रिलेशन आता है, आप ऐसे समझिए, अगर नॉर्मल स्लोप जाता है तो ये हो जाएगा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y के। अगर स्टीप स्लोप जाएगा, बिल्कुल एकदम खड़ा स्लोप, ज़्यादा खड़ा जाएगा,
तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर के, अगर बिल्कुल स्लो स्टीप जा रहा होगा तो हो जाएगा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वाई के। ये रिलेशन ग्राफ का आपको पढ़ाया गया होगा। ग्राफ में सब ग्राफ के इक्वेशंस हैं, प्यारे प्यारे सवाल हैं, ये रिलेशन आपके सामने है, आंसर इसमें चेक कर लीजिएगा, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 molar ammonium hydroxide solution. The pH of the resultant mixtures will be। बिल्कुल आसान बफर सवाल है ये, बफर का क्वेश्चंस बन रहा होगा। ये है H2SO4, इनका रिएक्शन हम करा रहे हैं लल्ला NH4OH के साथ, बन क्या रहे होंगे, अमोनियम सल्फेट बन रहा होगा, और साथ में बन रहे हैं बेटा ये वाटर। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो इसके 2 मोल जा रहे होंगे, हालांकि हमको इससे दुनियादारी से मतलब नहीं है। इसके जो मिलिक्विलेंट हैं, मिलिक्विलेंट चेक करिए, इसका हो जाएगा m इंटू एक्स इंटू वी, तो हो जाएगा 20 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम कितना है, सॉरी इसका हो जाएगा 1.1 है ना, ठीक, 0.1 इंटू 2 इंटू 20, और इसका कितना लिया गया है 0.2, x हो जाएगा 1, वॉल्यूम हो जाएगा 30। तो इसका जो निकल कर क्या है भैया, ये 4 मिलिक्विलेंट हुआ और इसके हैं 6 मिलिक्विलेंट। ठीक है, अब जरा बताइए साल्ट कितना मिलिक्विलेंट बन रहा होगा, 4 और 6 में कम कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यही बन रहा होगा 4 मिलिक्विलेंट यहाँ बन रहा होगा, ये 0 खत्म हो गए और ये 2 मिलिक्विलेंट बच रहा होगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बन रहा है फाइनल सॉल्यूशन, उसमें वीक बेस हैं और उसी के साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो साल्ट बन रहा होगा, मिक्सचर जो पेयर तैयार हो रहा होगा, ये एसिडिक बफर का नहीं बन रहा बेटा, ये बेसिक बफर का मिक्सचर बन करके तैयार हो रहा है। तो अगर ये बेसिक बफर का मिक्सचर है तो जरा देखिए इसको, सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखना, ये हो जाएगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग मिलिक्विलेंट ऑफ साल्ट अपान मिलिक्विलेंट ऑफ बेस। PKB कितना दिए इसका 4.7 प्लस लॉग साल्ट का मिलिक्विलेंट कितना है 4 और बेस का मिलिक्विलेंट कितना है 2, ये हो जाएगा 4.7 प्लस 0.3। क्यों, क्योंकि 2 से आप काटोगे, log 2 की वैल्यू 0.3010, ये निकल करके आना चाहिए, हम 0.3 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी कि वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 5। तो अगर POH निकला 5 तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14 के, pH नहीं पता, POH 5 हमारा निकल करके आया है। ठीक है, 5 और ये है 14, तो pH 14 में से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 9। ढूंढ लीजिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, सवाल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स एन अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन और 50 ml 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन जस्ट बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। पहले तो आप रिएक्शन समझें, ये जो बेरियम आयन है इसको डाला जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, और ये बना क्या रहा होगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा होगा और साथ में H आयन रिलीज हो रहे होंगे। अब इसका जो एनायन होगा वो इस कैटायन के साथ जुड़ जाएगा, इसी बेरियम सल्फेट का PPT हमारा आ रहा होगा। ओके, पहले तो आप ये जान लें, सवाल को समझिए, बड़ा प्यारा सवाल है, इस सवाल पर आप इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा, इसमें सवाल आप गलत कर सकते हैं अगर नियरेस्ट ऑप्शन दिया जाएगा तो,
क्योंकि ऑप्शन नियरेस्ट नहीं है इसलिए आप सवाल शायद सही कर ले गए होंगे, लेकिन सवाल सही लगाने का जो तरीका है आप उसको समझने की कोशिश करें बेटा। आसान सवाल है, थोड़ा सा स्थिति को अपने सुधार लें। पढ़ें जरा सवाल। कह रहे एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स एन अननोन कंसंट्रेशन बेरियम आयन। इस बेरियम आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए या इसको टाइट्रेट करने के लिए हम 50 ml 1 मोलर क्या ले लिए, सोडियम सल्फेट का सलूशन। यहां से हमें सल्फेट मिल रहा होगा और यहां से हमें बेरियम आयन मिल रहा होगा और तब बेरियम सल्फेट का पीपीटी आया होगा। पीपीटी कब आएगा, जब हमारा केआईपी केएसपी से ज्यादा हो जाता है। और पीपीटी आना कब शुरू होता है, जब केआईपी केएसपी के बराबर हो जाता है। यानी इनडायरेक्ट हमें क्या ज्ञात करना है, केएसपी ही ज्ञात करना है। केएसपी से ही हमें काम चलाना है क्योंकि उसके बराबर पहले हमको लेकर के जाना है। तो मिलाने से पहले जब आप मिलाए रहे होंगे तो M1V1 इक्वल टू M2V2। अब जरा बताइए, आपने पहले वॉल्यूम कितना लिया था, 50 ml ये लिया और 1 मोलर वॉल्यूम H2SO4 का लिया। अब इसका हमारा कंसंट्रेशन कितना निकल करके आया, V2 जो हम ले रहे हैं फाइनल सोल्यूशन कितना कर दे रहे हैं, 500 ml कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा 50 ml सोल्यूशन हमारा था और बेरियम आयन के अंदर जब इतना 50 ml मिलाएगा तो फाइनल सोल्यूशन कितना बन गया हमारा, 500 ml। यानी कि बेरियम आयन शुरुआती में कितना लिया गया रहा होगा, 450 ml लिया गया रहा होगा। अभी हमको उससे मतलब नहीं है, समझिए जरा ध्यान से। फाइनल हमारा 500 ml सोल्यूशन बन जा रहा है। अब यहां से जब हम M2 निकालेंगे, M2 क्या निकल करके आएगा हमारा, बेरियम आयन का कंसंट्रेशन। ये होगा 50/500। ये कितना निकल करके आया, 0.1 मोलर। ठीक है, सबको ये बात पता है कि KSP इक्वल टू होगा बेरियम आयन का कंसंट्रेशन डॉट डॉट ये हो जाएगा सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जरा बताइए KSP का कितना निकल के आ रहा है, 10⁻⁻10। हमको यहां पर बेरियम आयन का कंसंट्रेशन ज्ञात करना है और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, यह है 50 × 1 अपान यहां पर जरा जो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है, ये यहां से देखिए हम बेरियम आयन का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। बेटा यहां पर अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये देखिए M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 यानी कि जो कंसंट्रेशन हम लोग लिए हैं 50 ml 1 मोलर, ये H2SO4 का था। इसको जब हम इसमें जब बेरियम आयन मिलाए, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना कर दिए हम 500 ml, तो अब सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये जो निकल करके यहां से आएगा बेटा, ये सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, ये 0.1 हुआ। अब यहां पर हम कितना रखे, 0.1। अब जब यहां से आप बेरियम आयन का कंसंट्रेशन निकालोगे तो ये निकल करके आएगा 10⁻⁹ मोलर। लेकिन याद रखिए ये जो 10⁻⁹ मोलर निकल करके आया है, ये इसके ओरिजिनल सोल्यूशन का कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि हमें देखिए क्या बताना है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन। ये तो हमारे 500 ml सोल्यूशन के अंदर का निकल के आया ना बेटा, बेरियम आयन का कंसंट्रेशन इतना 10⁻⁹ मोलर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 50 ml जब मिलाया गया था तो फाइनल वॉल्यूम कितना बन गया था, 500 ml। इसका मतलब कि बेरियम आयन का सोल्यूशन का जो वॉल्यूम शुरू में लिया गया रहा होगा वो 450 ml रहा होगा। तो अब जरा देखना ध्यान से, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 और वॉल्यूम कितना रहा होगा पहले बेरियम आयन का, 450। अब M2 कितना आ रहा है, 10⁻⁹ और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, 500। तो यहां से जब ओरिजिनल कंसंट्रेशन M1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 500/450 × 10⁻⁹। ये आएगा 1.11 × 10⁻⁹ मोलर के। ये ओरिजिनल सोल्यूशन में रहा होगा। स्पष्ट हुई बातें, क्लियर हुई बातें? तो इसको आप चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, लगा लीजिए और आधिकारिक सूत्रों से भी इसका आंसर पता
कर लीजिएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर सवाल कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैग्नीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ब्रोमीन अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फेट अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, +5 में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहां पर अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते। वो किस तरह वर्क कर सकते हैं बेटा? वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। IO3 माइनस X माइनस 12H, 6I2 और 6H2O। इसमें कह रहे हैं साहब बताओ ये X की वैल्यू कितनी होगी, यही बताना है। रिएक्शन ये बैलेंसिंग का है, बैलेंस कर लीजिए इसको। आसान सवाल दिया गया है बैलेंस करने का भैया ये, ठीक है। ये आयोडीन बना और साथ में क्या बने बेटा? ये H2O बना, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है +5 और यहाँ पर है -1। +5 से जा रहे हैं किसमें? 0 में, और -1 से जा रहे हैं ये भी 0 में। तो यहाँ पर चेंज होगा 5 से 0 में जा रहे हैं तो 5 का चेंज होगा, और यहाँ पर चेंज होगा 1 का। इस 1 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब डेटा ले आकर के यहाँ पुट करेंगे। ये हो जाएगा IO3 माइनस 5 आयोडाइड आयन, ये कन्वर्ट हुए आयोडीन में गए और साथ में वाटर में गए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप एलिमेंट चेक कर लीजिए। हम आपको बैलेंस करने का तरीका बताए थे, मेटल नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, यही सीक्वेंस आपको बताया गया था। हमने बल्कि वहाँ स्लोप बताया था कि मैं नहीं वो है, स्लोगन बताया गया था। तो इसमें मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल चेक करिए। 1 आयोडीन और 5 आयोडीन, तो 5 1 कितने हो गए? 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा नॉन मेटल क्या हो गया? बैलेंस। ओके, क्लियर। अब यहाँ जरा ऑक्सीजन को चेक करिए, ऑक्सीजन कितना है? 3। तो हम क्या करेंगे? इधर 3 मोल वाटर लगा देंगे, इसका जस्ट डबल 6H आयन इधर लगा देंगे। रिएक्शन फुल्ली क्या हो गया? बैलेंस। ओके। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आयोडाइड की संख्या कितनी होगी, तो 5। अगर 5 आप लगाएंगे, इसमें 5 कहीं है ही नहीं। क्यों 5 नहीं है? क्योंकि हम आयोडेट आयन को 1 मोल लेकर नहीं ले चल रहे हैं, यहां पर 2 मोल लेकर चल रहे हैं बेटा, 2 मोल। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ IO3 माइनस 10 आयोडाइड आयन, 12H आयन, 6 आयोडीन और 6 H2O। ओके, इसका मतलब कि यहां पर जो X होगा वो कितना माना जा रहा होगा भैया? 10। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर्स ऑफ 1 मोल ईच ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, फेरिक ऑक्सिलेट, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। क्लियर। कह रहे द इन एसिडिक मीडियम, कह रहे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इच, कितने मोल ऑफ KMnO4 के लग रहे होंगे? तो ये होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट। आप कहें सर जी फेरिक सल्फेट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि फेरिक सल्फेट में आयरन अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दोनों ही अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। दोनों को KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो जिस जिसको ऑक्सीडाइज करेगा उन्हीं के लिए तो हमें KMnO4 की आवश्यकता होगी। इनसे रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसलिए इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है। अब जरा यहां देखना। अब अगर आप ध्यान से देखें
तो ये जो ऑक्जिलेट है, ये देखना हम नीचे लिख रहे हैं FeC2O4, ये जा रहा होगा फेरिक आयन में और ये जा रहे होंगे CO2 में। तो यहाँ +2 और यहाँ +3। यहाँ अगर आप देखें तो 1 का चेंज हुआ और +3 से +4 में जा रहा है। पर कार्बन तो 1 का चेंज, 2 कार्बन यहाँ 2 का, तो इसका x हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3। इनका अगर आप x निकालें तो ये देखिए फेरिक आयन में जा रहे हैं, ये है फेरिक आयन में, यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए +3 है, यहाँ +3, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, 0 का चेंज हो रहा है। और ये +3 से जा रहे हैं +4 में। तो वैसे तो 1 का चेंज हो रहा पर कार्बन, लेकिन कार्बन है कितने, 6, तो यहाँ हो गया 6 का चेंज। तो इसका जो x निकल करके आ जाएगा भैया, ये 6 होगा। और यहाँ देखिए ये जो फेरस आयन है ये कन्वर्ट हो रहा होगा फेरिक में, और सल्फेट +6 से जा रहा, +6 में ही रहेगा, इसका x निकल के आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? आप जरा ध्यान दें, इसका हम लिखेंगे n × x × 1000। ऐसे इनका भी लिखेंगे n × x + n × x + n × x, और बाहर हम 1000 लगा दे रहे, क्योंकि 1000 यहाँ 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 तीनों में कॉमन होंगे, तो हजार क्या हो गए इनके, कैंसिल। इसके मोल हमसे पूछ रहा है, x होगा इसका 5 एसिडिक मीडियम में, और सब के मोल हो गए इसके 1, x हो गया 3, 1, x हो गया 6, 1, x हो गए 1। क्लियर? तो अब जरा बताइए, यहाँ पर n = होगा, अब इस जोड़ लीजिए, 3, 6, 3, 9, 1, 10 बटे ये 5 हो जाएगा, तो कितना निकल करके आएगा, 2 मोल। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो रहा होगा भैया, पहला आंसर करेक्ट हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्जिलेट विद परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, यही तो है ना ऑक्जिलेट आयन को परमैंगनेट आयन क्या कर देगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे साहब एक मॉलिक्यूल CO2 के बनने में, ठीक है, तो अगर पर कार्बन आप देखें इसमें, इन द रिएक्शन ऑक्जिलेट विद परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये +3 किस में जा रहे हैं, +4 में। ठीक है, तो पर कार्बन चेंज कितने का हो रहा भैया, 1 मोल का हो रहा है। स्पष्ट ही बातें, 1 मोल का, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा होगा, पर इलेक्ट्रॉन 1 का जा रहा होगा। आप रिएक्शन इसको बैलेंस करके निकालिएगा। ठीक है, आगे जरा देखें भाई, कह रहे ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ x इन 1 मोल ऑफ वाटर। कह रहे मास % ऑफ x इन द सोल्यूशन इज, अब जरा ध्यान दीजिएगा, % W/W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ हो जाएगा W1, यहाँ हो जाएगा W1 प्लस W2 इनटू 100। ठीक है भाई, सॉल्यूट का वेट और ये सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूट का वेट कितना निकाल लिया गया, 2 ग्राम। सॉल्यूट कितना हो गया, 2 ग्राम, और वाटर कितना लिया गया, 1 मोल मतलब 18 ग्राम, इनटू हो गया 100, तो सीधे हो गया 2/20 इंटू 100। यहाँ से ये कटे, यहाँ से ये कटे, 2 कटे, कितना निकल कर क्या भैया, सीधे 10%। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। क्लियर, डी करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला सवाल जरा देखें, इसमें कह रहे मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये है।
लिस्ट 1 में क्या कह रहे हैं सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफार्म एंड एसीटोन। तो एसीटोन और क्लोरोफार्म का जो सोल्यूशन होता है ना बेटा, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। क्लियर? सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, ये आपको याद रखना होगा भैया। सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों एक ही नेचर के हैं, तो ये आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। आइडियल सोल्यूशन का डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? 0। सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजीन, तो एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालेंगे तो एसिटिक एसिड डाइमराइज कर जाता है, डाइमर बना लेता है। ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे मैच करा लीजिएगा, जो भी आंसर मैच कर रहा होगा। कह रहे फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा सोल्यूशन कैसा है? आइडियल। आइडियल सोल्यूशन का डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है। आइडियल सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब जरा ध्यान दें भैया, ए और बी, इसमें कर साहब डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 गलत, मोर देन 0 गलत। ए बी के बीच इंट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांगर होगा, गलत। ए बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए बी के इंट्रैक्शन के आइडेंटिकल होगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। करें 2 मोल ईच ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, एंड ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट रिजल्टिंग सोल्यूशन इज गिवन बाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये फार्मूला होता है, या इसको खोल लीजिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां निकालें तो जरा बताइए, 2 मोल हमारा लिया गया है क्या? इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये हो गया 2 मोल, प्लस 500 ग्राम, सॉरी 2 मोल ग्लूकोज लिया गया, 2 मोल तो कितना हो गया ये? 4। तो के बी हो जाएगा 0.52 इंटू हो गया 4 इंटू हो गया 1000 अपान सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 500 ग्राम, ये निकल करके आया डेल्टा टीबी। क्लियर बात? अब डेल्टा टीबी जो निकल करके आया है बेटा, इसमें अब अगर आप इसको, ये हो जाएगा बेटा 500 दूना 4 दूना 8.52 इंटू 4, ये हो जाएगा 4.16, ये निकल के क्या आया? डेल्टा टीबी। और जब आप टीबी आप सोल्यूशन निकालोगे तो होगा 373.15 प्लस, भाई बॉइलिंग पॉइंट आप लिखेंगे ना वाटर के सॉल्वेंट का, प्लस डेल्टा टीबी, तो हो जाएगा 373.15 और प्लस 4.16, ये निकल करके आ जाएगा भैया 377.3 केल्विन। ये आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है। ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा भाई, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमागी ना लगना बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे ए सेट ऑफ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट एंड 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ABC, relative lowering in vapor pressure in the presence of solute are in the order, मॉलिक्यूलर वेट सबका दे दिए 100 ग्राम, 200 ग्राम और 10,000 ग्राम। सबको ये बात पता है कि P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू होता है N1 अपान किसके होता है? N2 के। जरा बताइए, जो सॉल्वेंट का वेट है वो तो सेम हो गया, तो सॉल्वेंट का वेट अगर सेम हो गया तो N2 सबके लिए सेम हो गया, ठीक है। P0 माइनस PS, यही हुआ RLVP। RLVP किसके प्रोपोर्शनल हो गया? सीधे मोल के। और मोल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वेट अपान किसके हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट के। वेट सबका क्या है? कांस्टेंट, तो सीधे हो गया RLVP इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भैया? मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, अब जरा बताइए, ए का मॉलिक्यूलर वेट है 100 ग्राम, बी का मॉलिक्यूलर वेट है 200 ग्राम, सी का मॉलिक्यूलर वेट है
10,000 ग्राम। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका RLVP, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का निकल करके आएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट इज, इसमें कौन सा इक्वेशन इनकरेक्ट है? अब जरा ध्यान दें, अगर आप इसको चेक करें तो NaBr है, NaCl है, Na कैंसिल हो गया तो ये निकल करके आ जाएगा ब्रोमाइड माइनस क्लोराइड इक्वल टू, देखिए K और K दोनों कॉमन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्रोमाइड माइनस क्लोराइड। ये तो सही है। दूसरे में आ जाए, यहां देखना Cl कटेगा तो K माइनस Na इक्वल टू, देखिए ब्रोमीन ब्रोमीन कट जाएगा, K माइनस Na, ये भी करेक्ट है। यहां देखना H2O और HCl में, अब यहां देखना इसको आप खोल लीजिएगा, H प्लस हो जाएगा और प्लस OH आयन हो जाएगा, माइनस H प्लस हो जाएगा और प्लस Cl आयन हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा। यहां देखिए Na क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो OH माइनस Cl के हो जाएगा, OH माइनस Cl के हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें भैया यहाँ, अब यहाँ जरा देखना ध्यान से, H और H क्या हो गया? कैंसिल, तो OH माइनस Cl आयन के और OH माइनस Cl आयन के, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों करेक्ट हैं बेटा, तीनों करेक्ट हैं। इसका मतलब डी वाले में जरा आप देखिएगा, यहाँ देखिए Na में से Na घटाए कटा, Br माइनस आई हुआ, यहाँ देखना K और Na में से कटा, Br माइनस Br हो जाएगा। तो ये क्या है? ये और ये दोनों बराबर नहीं है। आप ओपन करके देख लीजिए, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाए, 40 नंबर पे भैया ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्यारा सवाल है। 48 नंबर क्वेश्चन, आसान सवाल, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। अब अगर आप यहां देखें, हमसे पूछ रहे हैं ये इसका E0 हमसे निकलवा रहे हैं बेटा। तो पहले तो आप इसको देखें, Fe ये कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा फेरिक आयन में, ठीक है। इसका डेल्टा G1 कुछ ना कुछ होगा, और यही फेरिक आयन जा रहे हैं फेरस आयन में, इसका डेल्टा G2 कुछ ना कुछ होगा। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो फेरिक फेरिक आयन क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। अब जरा यहाँ रिएक्शन को आप पहले बैलेंस कर लें, नहीं तो आपका जहन काम नहीं करेगा, दिमाग नहीं काम करेगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आयरन है, यहाँ आयरन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन हम यहाँ क्या कर दिए अपनी तरफ से, 4 H2O जोड़ दिए और 4 दूना 8 H आयन हम इधर लगा दिए। जरा बताइए इधर टोटल चार्ज कितना है? +3, और इधर टोटल चार्ज कितना है? देखिए -2 है और 8 H प्लस है, तो 6 H प्लस हुआ। तो हम अपनी तरफ से क्या कर देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे। ओके, अगर आप नहीं भी जोड़ते तो भी ये 3 ही इलेक्ट्रॉन यहां निकल करके आता बेटा। हम अभी आपको दोनों तरीके से तरीका सिखा दे रहे हैं। अब यहां देखिए फेरिक जा रहा है फेरस में, यहां 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां कर क्या रहे हैं? इनको हम फेरिक को फेरिक से कैंसिल कर दे रहे हैं। हमारा देखिए ये फेरेट आयन और प्लस 3 और 1 कितना हो गया? ये हो गया 8 H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ले करके ये कन्वर्ट हो रहे हैं फेरस आयन में, और प्लस 4 H2 में इसका हो गया डेल्टा G3, ठीक है। अब यहां अगर आप देखें डेल्टा G3 इक्वल टू होगा डेल्टा G1 और प्लस डेल्टा G2 के, यानी कि हो जाएगा इसका N3E3 इक्वल टू N1 E1 और प्लस N2 E2। सबका F हम कैंसिल कर दे रहे हैं डायरेक्ट, और माइनस भी कट जाएगा। जरा बताइए इस तीसरे वाले इक्वेशन में N कितना हमारा निकल के आ रहा है? 4। ये हो गया E3 इक्वल टू, पहले इक्वेशन में N1 कितना आ रहा है? 3,
और इसका E1 कितना दिया गया भैया, 2 वोल्ट, प्लस N2 कितना निकल के आ रहा है, 1, और इसका E2 कितना दिया गया भैया, ये E2 कितना दिया गया, 0.8, तो E3 इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6, 6.8 अपान 4, कितना आ गया, 1.7 वोल्ट। 1.7 वोल्ट हमारा ये आंसर आ रहा होगा, पहला आंसर करेक्ट हो रहा होगा 1.7 वोल्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इसको बैलेंस ऐसे ना करते तब भी आप सवाल लगा ले जाते। कैसे, आप देखिए जरा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, और यहाँ कितना है, +3, तो चेंज कितने का हुआ, 3 ही इलेक्ट्रॉन का तो चेंज हुआ, बोलिए, तो ये 3 तब भी आ जाता, हमको इसके n से मतलब था, तब भी आप आंसर निकाल ले जाते। ये तो हम आपको कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा रहे हैं बेटा। इसका आंसर आ जाएगा पहला 1.7 वोल्ट। स्पष्ट, अगले क्वेश्चन में आ जाए। इसमें कह रहे मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, क्लियर। अब अगर आप यहां देखें, लिस्ट 1 इधर है, लिस्ट 2 इधर है। इसमें कह रहे साहब पहला कह रहे ट्रांजिस्टर में कौन सा सेल लगता है, तो ट्रांजिस्टर में भैया ड्राई सेल लगता है, ये है ड्राई सेल। ड्राई सेल में एनोड जिंक होता है और कैथोड जो होता है ये कार्बन, अंदर काला काला सा, और बाहर जो खोल होता है वो जिंक का खोल होता है, ड्राई सेल लगता है। हियरिंग एड्स, कान में जो छोटे छोटे यंत्र यूज होते हैं सुनने के लिए, उनमें जो सेल लगता है वो मरकरी सेल लगता है। और अगर मरकरी सेल लग रहा होगा बेटा, तो उसका जो एनोड होता है वो जिंक अमलगम का होता है और कैथोड कार्बन का होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का लेयरिंग होता है। इन्वर्टर में जो हमारा यूज होता है ये देखना, लेड स्टोरेज बैटरी इस्तेमाल होता है, जिसमें एनोड लेड का होता है और कैथोड लेड का होता है, उसके ऊपर लेड ऑक्साइड की कोटिंग की गई होती है। और अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है, जो कि पॉल्यूशन फ्री होता है, जिसमें पॉल्यूशन उत्पन्न नहीं होता। तो इसमें आप चेक कर लीजिएगा जो भी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। कह रहे रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाई R इक्वल टू K A का पावर N B का पावर M if concentration of A is doubled and concentration of B is halved from their initial value, the ratio of new rate of reaction to be initial rate R2 upon R1, सीधे हो जाएगा R2 upon R1 इक्वल टू A डैश अपॉन A का पावर N और B डैश अपॉन B का पावर M। यहां पर क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन A का डबल कर रहे हैं, तो 2/1 का पावर N हो जाएगा, और B का कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हैं, 1/B का कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हैं, B डैश का कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हैं, तो हो जाएगा भैया 1/2/1 का पावर M। ये हो जाएगा 2 का पावर N, ये हो जाएगा 1/2 का पावर M, या कह सकते हैं 2 का पावर N इंटू 2 का पावर -M, तो हो जाएगा 2 का पावर N -M। ये हो जाएगा R2/R1 का ये रेशियो आएगा। चेक कर लीजिए, 2 का पावर N -M निकल करके आ रहा होगा। इसमें जो आंसर करेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43rd नंबर सवाल पे आ जाएं। कह रहे फॉर द रिएक्शन A B में जा रहे हैं और B C में जा रहे हैं। कह रहे इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज सेट टू बी 0, यानी कि B का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, 0, यानी कि जितना ये बन रहा है उतना ये C में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या B बना, रेट ऑफ B का फॉर्मेशन क्या हो गया, 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या क्या रहे, कह रहे देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाई, तो B का कंसंट्रेशन कितना निकल रहा होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कितना निकल करके आ रहा होगा। अब जरा ध्यान दें, जब A B में जा रहा होगा तो रेट R1 इक्वल टू होगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A के, और यही B जब C में कन्वर्ट हो रहा होगा
तो R2 इक्वल टू होगा K2 इंटू बी के। क्लियर? तो अब ये बेटा जिस रेट से B बन रहा उसी रेट से B डिकम्पोज हो रहा है, तो सीधे हो जाएगा R1 इक्वल टू R2 के। ये हो जाएगा K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इक्वल टू K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B के, क्योंकि जो ये B बन रहा होगा वो A के कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा, और जो C बन रहा होगा B के कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा। B किस रेट से डिकम्पोज हो रहा है और B किस रेट से बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर जब आप कंसंट्रेशन B का निकालोगे ये होगा K1 अपान K2 डॉट कंसंट्रेशन A के। इसमें ढूंढिए, देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग सवाल जो ये सॉल्व कर रहे हैं इसको फिर से मिटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी बैटरी डाउन हो गई थी भैया मोबाइल की हमारे, इसलिए फिर से सब दिखाते हैं आपको। देखा जाए इधर कह रहे फॉर द रिएक्शन 2A प्लस 3B ये 3/2C 3P के। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो रेट दिया गया बेटा ये मोल के टर्म में दिया गया है, कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं दिया गया है, मोल के टर्म में दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर जब आप A का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 D मोल्स ऑफ A अपॉन dt इक्वल टू 1/3 D मोल्स ऑफ B अपॉन dt इक्वल टू 2/3। ये देखिए पलट जाएगा ना पूरा, D मोल्स ऑफ C अपॉन dt। यहाँ पर जब आप मोल्स ऑफ A अपॉन dt को सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 D मोल्स ऑफ B अपॉन dt, और यही 2 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4/3 D मोल्स ऑफ C अपॉन dt। स्पष्ट? अब अगर यहाँ चेक कर लें आंसर, देखिए इसमें कौन सा निकल के आ रहा होगा बेटा, C आंसर निकल करके आ रहा होगा। क्लियर? ये मोल के टर्म में हम लोग रेट लिख रहे हैं। माइनस यहाँ इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि किसी में माइनस दिया नहीं गया, माइनस को हम कैंसिल कर दे रहे हैं। और सबको पता है भाई माइनस क्या बताता है, रेट लगातार रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा होता है। क्लियर? आइए जरा आगे देखिए भैया, कह रहे फॉर ए रिएक्शन ए जा रहा है प्रोडक्ट में, प्लॉट ऑफ लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए नॉट। सबको ये बात पता है कि हाफ लाइफ डैडी को होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 - n के। ठीक है, जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे, बल्कि आप इसको ऐसे कर लें, ये हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के, ये ए नॉट का पावर 1 - n के। जब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग टी हाफ इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग ए नॉट का पावर 1 - n के, या हो जाएगा लॉग टी हाफ इक्वल टू लॉग के प्लस 1 - n लॉग ए नॉट के। इसी को अगर हम लोग देखिए बेटा, ये यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसको जो बेटा अगर हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट करें तो इस जगह y इक्वल टू c प्लस m डॉट x के। जब आप इसमें ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये देखना ग्राफ ये निकल करके आएगा। ये ग्राफ आपके सामने तो बना है, लॉग टी हाफ हो गया, लॉग ए नॉट, यहाँ देखना ये स्लोप निकल करके आया, ये स्लोप, और स्लोप देखिए कितना है tan 45 के। तो अगर स्लोप हमारा tan 45 पे निकल करके आ रहा है बेटा, ये tan 45 पे निकल करके आ रहा है, स्लोप इक्वल टू tan 45 के, और स्लोप कितना है 1 - n। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो n इक्वल टू क्या होगा 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स कि रिएक्शन ये 0 ऑर्डर का है। स्पष्ट? सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब थोड़ी बात सुन ले हमारी,
इसमें जो 45 क्वेश्चंस टोटल दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आप कर डालिएगा बेटा। जो जो सवाल नहीं समझ में आए हैं उनको फिर से चला करके वीडियो देख लीजिएगा, या आप डायरेक्ट हमारे पास आकर के सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप इसमें बैठेंगे, जितना चाहें उतना क्वेश्चन ले आकर के आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई छोड़िए नहीं बेटा। ओके, इसके अगले वाले टेस्ट में हम लोग इनऑर्गेनिक का पेपर डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक के टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।